फिल्म केपलर 822 से शुरू होती है, जो तियान इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एक सुविधा है जिसका उपयोग समुद्र तल पर शोध और ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर नोरा प्राइस अपनी सुबह की दिनचर्या में व्यस्त हैं, तभी लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और छत से पानी टपकने लगता है। वह जांच करने के लिए बाथरूम से बाहर निकलती है और दीवारों से अचानक आने वाली लहरों से टकरा जाती है, जो दर्शाती हैं कि दबाव का उल्लंघन हुआ है। वह गलियारे से नीचे दौड़ती हैं और रास्ते में लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करती हैं कि वे जल्दी से बल्कहेड की ओर जाएं, लेकिन केवल रोड्रिगो नागेंडा ही उनके साथ आता है। बल्कहेड पहुंचने के बाद वे दरवाजे बंद करने का इरादा रखते हैं ताकि स्टेशन का बाकी हिस्सा भी नष्ट न हो, लेकिन कंप्यूटर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए नोरा को उसे खोलना पड़ता है और असहनीय दबाव में उसे जबरदस्ती चालू करना पड़ता है। उसके पास समय कम होता है। शुक्र है कि वह सफल हो जाती है, लेकिन वह बंद करने से पहले इंतजार करने का फैसला करती है, क्योंकि गलियारे से नीचे 2 और क्रू मेंबर आ रहे हैं। हालांकि दरार पड़ने से पहले उन तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन है, इसलिए वह विनाश को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे बंद कर देती है और वे दोनों आदमी पीछे छूट जाते हैं। जिस कंप्यूटर का वे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें विस्फोट हो जाता है, जिससे नोरा और रोड्रिगो कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाते हैं। जब वे उठते हैं तो आपातकालीन रिकॉर्डिंग उन्हें बता रही होती है कि स्टेशन 70% तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। रोड्रिगो को लगता है कि यह भूकंप था, हालांकि बाहर से कुछ रहस्यमयी आवाजें आ रही हैं। नोरा मदद के लिए पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वह रोड्रिगो को साथ लेकर एस्केप पॉड्स की तलाश में निकल पड़ती है। सीपीयू रूम में अपनी लोकेशन और स्थिति की जांच करने के बाद उन्हें मलबे से भरे एक गलियारे से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पॉड्स तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वे मलबे में यथासंभव सावधानी से आगे बढ़ते हैं, उन्हें मदद मांगने वाली एक आवाज सुनाई देती है और वे पॉल एबेल को पत्थरों के ढेर के नीचे पाते हैं, जो अपने आलीशान खरगोश को वापस पाकर उनके साथ आ जाता है। वे तीनों एक बहुत ही तंग जगह से रेंगते हुए निकलते हैं और एक और क्रूमेट का शव भी ढूंढ लेते हैं और आखिरकार पॉड बे तक पहुंचते हैं, जहां कैप्टन लुसियन वहीं रुक गए हैं, जबकि बाकी लोग इवैक्यूएशन पॉड्स में भाग गए हैं, जो सभी पहले ही तैनात हो चुके हैं। जब नोरा कंप्यूटर से दरवाजा खोलती है, लुसियन पॉल और रोड्रिगो को पनडुब्बियों की जांच करने के लिए भेजता है। कमरा खुलते ही लुसियन नोरा को अंदर ले जाता है और उसकी चोटों की जांच करता है, फिर उसे नियंत्रण कक्ष में भेज देता है जब लोग उन्हें बताते हैं कि पनडुब्बी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नियंत्रण कक्ष में नोरा को जीव विज्ञानी एमिली हैवर्शम और इंजीनियर लियाम स्मिथ मिलते हैं, जो एक रिश्ते में हैं। जैसे ही बाकी 3 लोग भी उनके साथ आ जाते हैं, एमिली उन्हें चेतावनी देती है कि स्टेशन में जमा ऊर्जा किसी भी जगह नहीं जा सकती और किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है। चूंकि उनके पास सतह से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है, लुसियन सुझाव देते हैं कि उन्हें एक अलग सुविधा रोबक 641 में जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें दबाव वाले सूट पहनने होंगे और 2 मील चलना होगा, बिना यह जाने कि बाहर उनका क्या इंतजार हो रहा है। लेकिन चालक दल को यह विचार पसंद नहीं आता। लियाम ड्रिल साइट से आखिरी प्रसारण की रिकॉर्डिंग बजाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे उन लोगों पर उसी रहस्यमयी आवाज का हमला हो रहा था जो नोरा ने पहले सुनी थी। बाहर का तापमान भी 10 डिग्री बढ़ गया है, जो समझ से परे है, क्योंकि पानी ऐसा नहीं करता। चूंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए वे रोबक जाने की योजना स्वीकार कर लेते हैं। क्रू सूट पहनने का काम शुरू कर देता है। एमिली घबराई हुई है, क्योंकि उसने पहले कभी गोता नहीं लगाया है और कोई भी पाइप ठीक करने के लिए कुछ मिनटों से ज्यादा बाहर नहीं गया है। पॉल अपने आलीशान खरगोश को अपने साथ लाना सुनिश्चित करता है और रोड्रिगो नोरा को एक हेलमेट देने से पहले आखिरी 2 हेलमेट की जांच करता है। रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली आवाजों के कारण लियाम जाने से पहले एक बंदूक उठाने का फैसला करता है और पॉल उस विचार की नकल करता है। सभी के सूट पहनने के बाद वे लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं और लियाम उन्हें चेतावनी देता है कि बाहरी हैच फट गया है, इसलिए सभी को कसकर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि दबाव उन पर जोर से पड़ेगा। रोड्रिगो के हेलमेट पर दरारें दिखाई देने लगती हैं और नोरा इसे देख लेती है, इसलिए वह लियाम को दरवाजा न खोलने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पानी उन पर पड़ता है और रोड्रिगो का हेलमेट फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि शोक मनाने का समय नहीं है, उन्हें चलना है, इसलिए वे एक कार्गो लिफ्ट में कूद जाते हैं। नोरा को अपराध बोध होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि रोड्रिगो जानता था कि उसका हेलमेट टूटा हुआ है और उसने उसे जानबूझकर आखिरी अच्छा हेलमेट दिया था, लेकिन लुसियन उसे इसकी आदत डालने के लिए कहता है। जैसे ही लिफ्ट उन्हें नीचे ले जाती है, उन्हें एक पॉड से एक संकट संकेत मिलता है। ये सोचकर कि वे अन्य बचे हुए लोगों को बचा सकते हैं, लुसियन पॉल और लियाम को जांच के लिए भेजता है। पॉल जाने से पहले एमिली को अपना खरगोश दे देता है। बाहर अंधेरा है और प्लेटफॉर्म अस्थिर है, लेकिन वे लोग नोरा के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पहले की अजीबोगरीब आवाजें यहाँ भी सुनी जा सकती हैं और उन्हें पता चलता है कि पॉड फट गया है और किसी अजीब तरह के शैवाल जैसे जीव से ढका हुआ है।
उन्हें एक शव भी मिलता है। इसलिए चूंकि वहाँ कोई नहीं है बचाने के लिए, लुसियन उन्हें आने का आदेश देता है पीछे, लेकिन पॉल सुनता नहीं है। उसका ध्यान शरीर के पिछले हिस्से पर एक अजीब तरल आकृति से भटक जाता है जो अचानक हिलती है और उस पर हमला कर देती है। लियाम उस जीव को गोली मार देता है और कुछ ही क्षणों बाद वे उसे अंदर ले आते हैं। एमिली उसकी जांच करती है, उसके पंजे और उस मुंह को देखती है जिससे वह शरीर को खाता था, लेकिन उसे कोई आंखें नहीं मिलती। वह एक नई प्रजाति मिलने की संभावनाओं के बारे में बता रही होती है जब अचानक लिफ्ट की शक्ति चली जाती है और वह चलना बंद कर देती है। पहले की आवाजें बाहर सुनाई देती हैं और पॉल को एहसास होता है कि उनके पास जो जीव है वह एक बच्चा है, इसलिए वह दरवाजा कसकर बंद कर देता है। नोरा लिफ्ट को अलग करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन किसी कारण से वे अभी भी हिल नहीं रही हैं। अचानक केपलर के विस्फोट से ठीक पहले खिड़की पर एक वयस्क जीव दिखाई देता है। लिफ्ट अनियंत्रित होकर गिरने लगती है और चालक दल समुद्र तल से टकराने से पहले जल्दी से अपने हेलमेट वापस पहन लेता है। वे मुश्किल से समय पर बाहर निकल पाते हैं। बाहर निकलने के बाद उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि विस्फोट का मलबा उनके चारों ओर गिर रहा है। लियाम को चोट लगती है, लेकिन लुसियन और नोरा उसे बचा लेते हैं और उसे एक मध्यवर्ती स्टेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन स्क्रबर क्षतिग्रस्त है। नोरा एक मूवर को बुलाने के लिए कंट्रोल पैनल खोलती है, जिस पर सवार होकर वे एक पहुंच सुरंग से गुजरते हैं, जबकि उन्हें बाहर से जीवों के उनका पीछा करने की आवाज सुनाई देती है। दुर्भाग्य से सुरंग में पानी भर जाने के कारण उन्हें मूवर को बीच में ही रोकना पड़ता है, इसलिए वे पैदल चलते रहते हैं और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि और मलबा उनके रास्ते में आ रहा है। चूंकि वह सबसे छोटी है, इसलिए नोरा बाहर निकलने का नया रास्ता ढूंढने के लिए खुद आगे आती है और वह उसे ढूंढ लेती है। मलबे के नीचे एक रास्ता है जो भले ही तंग हो, लेकिन फिर भी उन सभी के लिए पार करने के लिए पर्याप्त बड़ा है। लुसियन हर क्रू मेंबर को अंदर भेजने से पहले तारों से बांध देता है और पॉल को छोड़कर सभी बिना किसी परेशानी के पार हो जाते हैं, जिसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे अपने पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। चूंकि वह अंदर नहीं आ रहा है, क्रू उसे अपने साथ लाने के लिए तारों को खींचने लगता है। वे उसे खींच तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपना हेलमेट उतारता है, उसका तार दूसरी तरफ से खींचा जाने लगता है। पॉल उन्हें अपना खरगोश देता है और फिर अपना हेलमेट वापस पहन लेता है और क्रू उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक जीव उसे उसके सूट से बाहर निकालता है और उसे मार डालता है कि उन्हें भी पकड़ने से पहले ही भाग जाता है और एक संचार कक्ष में पहुंच जाता है, जहां लुसियन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लियाम खिड़की से ड्रिल को देखता है और सोचता है कि जब इसका वजन 6000 टन है तो इसे इस तरह कैसे नष्ट किया जा सकता है। एमिली जवाब देती है कि यह उनकी गलती है कि उन्होंने समुद्र की तलहटी में बहुत गहराई तक खुदाई की और अब वह इसे वापस ले जा रही है। वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि वहां नीचे कोई नहीं होना चाहिए और नोरा सहमत हो जाती है। लुसियन देखता है कि खिड़की टूटने लगी है और बताता है कि वे अब और अंदर नहीं रह सकते, लेकिन वे लियाम के बारे में चिंतित हैं क्योंकि उसका सूट वहां नहीं जा पाएगा। वह उनसे कहता है कि वे उसके बिना चले जाएं क्योंकि वह सिर्फ मृत भार बनकर रह जाएगा, लेकिन बाकी लोग उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं और उसे चलने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे चारों समुद्र तल पार करने के लिए निकल पड़ते हैं और ज्यादा समय नहीं बीता कि एक जीव उनके चारों ओर तैरता हुआ दिखाई देता है। वे सूट की लाइटें बंद कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती। वह जीव फिर से प्रकट होता है और लियाम को पकड़ लेता है और उसे एक गुफा में ले जाता है, क्योंकि वे अभी भी प्रवेश द्वार पर उसका पैर देख सकते हैं। लुसियन गुफा में प्रवेश करता है और उसे जीवित पाता है, इसलिए वह उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है। लियाम को लड़कियों के साथ छोड़कर लुसियन बंदूक लेने के लिए गुफा में वापस जाता है, लेकिन वह जीव उसे ढूंढ लेता है और उसे और अंदर खींच लेता है और नोरा को भी अंदर खींच लेता है, क्योंकि नोरा तारों के जरिए उसे चिपकी हुई है। नोरा एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरती है और लुसियन उसके किनारे पर उलझा हुआ लटक जाता है। वह उसकी मदद करने का इरादा रखती है, लेकिन वह जीव आ जाता है और उसके पास आकर अपना मुंह उसके हेलमेट पर रख देता है। लुसियन उस जीव को दूर धकेलने के लिए उस पर कूद पड़ता है और वह जीव उन्हें भी अपने साथ घसीटता हुआ पानी में और अंदर चला जाता है। दबाव से वे दोनों जल्द ही मर जाएंगे, इसलिए लुसियन खुद को बलिदान कर देता है और अपना सूट नोरा के सूट से अलग कर देता है ताकि वह उसके धमाके से पहले ही तैरकर दूर चली जाए। नोरा कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है और जब वह जागती है तो उसे पता चलता है कि उसका सूट खराब हो रहा है। एक ऑक्टोपस से चौंकने के बाद वह भाग जाती है और एक दरवाजा ढूंढती है जिससे वह सुनसान शेपर्ड स्टेशन में प्रवेश कर सकती है। अपने कप्तान के खोने पर रोने और सूखे कपड़े पहनने के बाद वह उस जगह का निरीक्षण करती है। एमिली को संदेश भेजने की कोशिश नाकाम रहती है, लेकिन उसे लुसियन के पुराने लॉकर में ड्रिलिंग साइट का एक नक्शा मिल जाता है। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित वह एक अलग सूट पहनती है जो उसे आसपास मिलता है और एक फ्लेयर गन लेती है। फिर समुद्र तल पर जाने से पहले रोबक तक पहुंचने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने पहले योजना बनाई थी। वह मार्करों का पीछा कर रही होती है जब उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से उसकी ओर जाती है और एमिली को भी भागने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि नोरा उन जीवों में से एक है। नोरा उस पर कूद पड़ती है और उसे शांत करती है। उसे बताती है
कि उसे उस पर कितना गर्व है कि वह बच गई और अपने प्रेमी को जीवित रखा। वे दोनों मिलकर लियाम को जमीन पर घसीटते हैं और फिर से चलना शुरू करते हैं, अपने चिंतित मन को गपशप में उलझाए रखते हैं। नोरा एमिली को अपने मंगेतर के बारे में बताती है जो लियाम का सबसे अच्छा दोस्त था और एक डाइविंग मिशन के दौरान गायब हो गया था जो उसने अकेले किया था। इसलिए उसे कुछ भी बदलने में असमर्थता महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे लगता है कि यह वाकई अच्छा है कि लियाम और एमिली एक दूसरे के साथ हैं। आखिरकार वे चमकते हुए रोबक स्टेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करते हैं उन्हें पता चलता है कि वहां उन जीवों का एक घोंसला छत से लटका हुआ है जो सो रहे हैं या शीत निद्रा में हैं। अपने सूट की लाइटें बंद करने के बाद लड़कियां चुपके से अंदर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो जाती है जब एमिली का ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है। उनमें से एक जीव जाग जाता है और नोरा को पकड़ लेता है, जो एमिली से कहती है कि वह लियाम को पकड़कर दरवाजे की ओर भागे। वह जीव नोरा को निगलने लगता है, इसलिए वह अपनी फ्लेयर गन निकालती है और उसे अंदर से ही गोली मार देती है, जिससे वह खुद को आजाद कर लेती है। बाकी जीव भी जागने लगते हैं, इसलिए नोरा एक दूसरी फ्लेयर गोली तैयार करती है। तभी वह देखती है कि जीव अचानक किसी विशाल चीज द्वारा उठाए जा रहे हैं और गुर्रा रहे हैं। नोरा दूर से अपनी फ्लेयर गन चलाती है और पाती है कि उसके पास आ रहा राक्षस प्राचीन कथुलु है। थोड़ी देर के सदमे के बाद वह भागने लगती है, लेकिन कथुल्लू उसके पीछे आ गिरता है और एक विस्फोट करता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से एमिली उसे बचा लेती है, जो उसे पकड़ लेती है और स्टेशन के अंदर ले जाती है। नोरा की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन उसका हेलमेट फंस गया है, इसलिए एमिली एक अग्निशामक यंत्र लेती है और उससे हेलमेट को तोड़ देती है, जिससे नोरा फिर से सांस ले पाती है। लियाम को उसके सूट से बाहर निकालने में मदद करने के बाद तीनों अलग अलग गलियारों से भागते हैं जब तक उन्हें नियंत्रण कक्ष नहीं मिल जाता, जहां वे खिड़की से कथुलू और उसके जीवों को देख सकते हैं। नोरा कंप्यूटर पर स्टेशन का नक्शा देखती है, फिर अपने साथियों को पॉड बे तक ले जाती है। स्टेशन धीरे धीरे पानी से भर रहा है और आपातकालीन प्रणाली द्वारा कई दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, लेकिन वे कुछ आने वाली लहरों से बचकर अपना रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। 3 पॉड उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं और नोरा बाकी लोगों को इसकी जानकारी नहीं देती। वे लियाम को पहले पॉड में डालते हैं और उसे पॉल के आलीशान खरगोश के साथ बाहर भेज देते हैं। फिर एमिली की बारी आती है, लेकिन जब उसे नोरा का झूठ पता चलता है तो वह अंदर जाने से इनकार कर देती है। चूंकि उनका समय कम होता जा रहा है, नोरा एमिली को घूंसा मारती है और उसे पॉड में घुसने के लिए मजबूर करती है। उसे बाहर भेजने से पहले कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। नोरा ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये जीव पॉड्स पर हमला कर रहे हैं तो उसे चिंता होने लगती है। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में शक्तिहीन महसूस न करने के लिए वह एक योजना बनाती है। उसे याद आता है कि एमिली ने कहा था कि स्टेशनों में बहुत सारी ऊर्जा जमा हो गई है और उसे कहीं और नहीं जाना है। नोरा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके रोबक के परमाणु कोर को अतिभारित कर देती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे वह कथुलू और उसके जीव मर जाते हैं और पॉड्स सुरक्षित बच निकलते हैं। फिल्म हमें कई समाचार लेखों और रिपोर्टों को दिखाते हुए समाप्त होती है, जिनमें कहा गया है कि सारी जानकारी गोपनीय है और किसी को भी जीवित बचे लोगों से बात करने की अनुमति नहीं है। सभी निगरानी फुटेज नष्ट हो गए हैं, संभवतः क्षति के कारण, और तियान इंडस्ट्रीज जांच में सरकारी मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि वे पुनर्निर्माण और ड्रिलिंग जारी रखने की योजना बना रहे हैं।